हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ प्री बोर्ड एग्ज़ाम की और एनुअल एग्ज़ाम की, क्योंकि एचपीएससी की साइट पर आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। 10th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए कोड ए और कोड बी दो सेट के जो है क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये मान लीजिएगा कि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। और आज की वीडियो की खास बात ये है बच्चों कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। तो फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपके सामने है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, मन में कॉन्फिडेंस आ सके, तो आप बड़ा ईजीली अपना पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th क्लास आपके तो बोर्ड के एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, पहली बार आप दे रहे हैं, तो सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपका रोल नंबर होगा, तो वो आप ज़रूर लिख दीजिएगा। कोड आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है, ए है आपका कोड, इसमें टाइम 3 घंटे मिल रहा है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ मेक श्योर दैट द प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 12 क्वेश्चंस। आप पहले जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसमें देखिएगा कि क्या आपके क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने बाद में शिकायत की तो आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, ये बात भी लिखी गई है बच्चों। ठीक है, फिर देखो, द कोड नंबर एंड सेट ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन बाय द कैंडिडेट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक। आपके क्वेश्चन पेपर का जो भी कोड होगा, ए कोड मिलता है आपको या बी कोड मिलता है, वो आप अपनी आंसर शीट के फ्रंट पेज पर लिखेंगे। क्योंकि मार्किंग कैसे होती है बच्चों कि ए कोड के पेपर चेक हो रहे हैं या बी कोड के चेक हो रहे हैं, तो अगर आप ऊपर मेंशन करेंगे तो वो इजी रहता है टीचर्स के लिए भी कि कौन सा कोड उनको चेक करने के लिए मिला है। राइट, चलिए आगे देखिए। बिफोर बिगनिंग टू आंसर ए क्वेश्चन इट्स सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर नहीं डालते। इसका मतलब बच्चों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1। उसका पार्ट मान लीजिए ए बी सी डी 4 पार्ट्स हैं, तो आप वो मेंशन कीजिए कि आंसर नंबर 1, उसके ए पोर्शन का आंसर दे रहे हो आप, या बी का दे रहे हो, या सी का, या डी का। ठीक है, तो जो क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ हो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पार्ट है, तो आंसर में आप उसको मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, डोंट लीव ब्लैंक पेज और पेजेस इन योर आंसर बुक। कोई भी पेज बीच में या बाद में खाली मत छोड़िएगा। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट आंसर बुक नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके अलावा और अलग जो है शीट नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या करना आपको, राइट टू द पॉइंट एंड डू नॉट स्ट्राइक द रिटर्न आंसर। इसीलिए हर क्वेश्चन के आगे जो वर्ड लिमिट होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। और कई बच्चे क्या करते हैं कि एक बार आंसर को लिखा फिर उसको काट दिया, ऐसा भी मत कीजिएगा। आगे देखो, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखना है। ये बिल्कुल शुरू में ही आया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। लास्ट इंस्ट्रक्शन है बच्चों, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस इंश्योर that you have been supplied the correct and complete question paper. No claim in this regard will be entertained after examination. आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलते ही अच्छे से चेक कर लेना है कि 12 क्वेश्चंस हैं, सारे पोर्शंस हैं, क्योंकि बाद में आपकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा। राइट, तो ये तो थी आपकी इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शन केवल इंग्लिश के पेपर के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, हर क्वेश्चन पेपर में, हर सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की संख्या अलग हो सकती है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको वीडियो दी थी कि जो है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या होगा। ठीक है, तो उससे आपको यहाँ से पता भी लगता जाएगा। और भी इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है बच्चों, ए बी सी डी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सी और डी
ये दोनों सेक्शन जो है सॉल्व करके दूंगी। ए और बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको अच्छे से याद भी नहीं होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। अब देखो एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि वो सारे पार्ट्स आप इकट्ठे ही लिखें। बहुत ही ऐसे हो जाए कि आपको एक पार्ट आ नहीं रहा है तो आप लास्ट में कर दीजिएगा, बट कोशिश करना कि इकट्ठे कर सको सभी पार्ट्स को। अगली है स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेर एवर प्रिस्क्राइब्ड। जो भी क्वेश्चन में जैसे कि दिया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 30 to 40 वर्ड्स में करना है या फिर 60 to 70 में करना है, 100 वर्ड्स में करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन आपका होगा 10 मार्क्स का सेक्शन ए, जिसमें अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगी। तो वैसे देख लो सेक्शन ए में ए पैसेज यानी कि एक पैसेज आ गया, पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने होंगे। मैं ये आपको सॉल्व करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर एक और पैसेज बी पैसेज और उसके बाद सी पैसेज, ठीक है। यानी कि 3 पैसेज आ रहे हैं और तीनों में से कोई 2 पैसेज आपको करने होंगे, ठीक है। सेक्शन बी विल बी बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन है, लेटर है, उसमें से एक करना है, या फिर आपको जो है पैराग्राफ आ गया है, रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। तो चलिए ये ए और बी सेक्शन हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में मैं आपको सेक्शन सी और डी फुली सॉल्व दे रही हूँ, राइट। देखो अब अटेम्प्ट एनी 12 सेंटेंसेस चूजिंग 2 फ्रॉम ईच पार्ट। मैंने आपको बताया था कि ग्रामर के 6 टॉपिक होंगे और जो है अब देखो हर टॉपिक के 3-3 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको करने हैं कोई भी 2, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना आंसर सबके दोगे लेकिन आपके कोई 2 ठीक आंसर जो है वो मान लिए जाएंगे। अब देखो मैं सारे अटैम्प्ट करने की क्यों बोल रही हूँ, बाई चांस जो है आपने देखो कि 3 जो है 3 में से छोड़ के जैसे 2 कर दिए, ठीक है, कोई एक गलत हो गया तो वो रिस्क क्यों लेना है, तीनों ही सेंटेंसेस आप कीजिएगा, ठीक है। ए देखो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि टेंस है ये। पहला है व्हाट मेक द मून गो राउंड दी अर्थ, आंसर विल बी व्हाट मेक्स द मून गो राउंड दी अर्थ। क्या चीज़ है जिसकी वजह से मून धरती के चक्कर लगाता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा इसमें। सेकंड है लुक शी ट्रैम्बल विद फियर, देखो वह डर से कांप रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो आंसर होगा शी इज़ ट्रैम्बलिंग, ठीक है। थर्ड है दिस इज़ फेब्रवरी देन द नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च, बहुत ही सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया कि फरवरी का महीना है, अगला महीना मार्च का होगा, ठीक है। 3 नंबर यानी कि 3 सेंटेंस के तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। चलिए अगला देखो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई हैं। हर टॉपिक के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सबकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। देखो पहला है माई फादर सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। अब देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन दिया गया है ना स्पीच में यहाँ पर, तो आपको सेड टू चेंज करना है आस्क्ड में। माई फादर आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा देंगे, कुछ नहीं लगेगा, WH वाला वर्ड एज इट इज़ रह जाएगा। माई फादर आस्क्ड मी वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है, तो पहले हम यू को चेंज करेंगे। यू विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लोज। मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे आई बन गया। हैज़ अब चेंज हो जाते हैं हैड में, तो आंसर होगा माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड। क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। सेकंड देखो ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये प्रोवर्ब है, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें टेंस चेंज होना ही नहीं है। ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कोमास को इन्वर्टेड कोमास को हटा दीजिएगा, ठीक है। थर्ड देखो ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लैंड मी योर बुक। प्लीज़ आ गया है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू, इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के टू लगा देंगे, टू लैंड हिम हिज बुक। लास्ट वाला इन्वर्टेड कोमा भी हटा दो, फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे 2 नंबर हमारे पक्के हो गए, 2 हमारे ए पार्ट के हो गए, बी में 2 मिल जाएंगे हमें, ठीक है। आगे देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी। आर्टिकल्स आ गए, इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल, ठीक है ना। य
एक कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसीलिए ए आएगा। इंक इज़ अ यूजफुल आर्टिकल। अगला देखो, ताजमहल इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अपने रूल्स याद कीजिए, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम से पहले द आता है। फिर मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी द आएगा। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। नेक्स्ट है, रोज स्मेल्स स्वीट। ए रोज स्मेल्स स्वीट। देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो उससे पहले हम ए या एन यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस में र साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो ए यूज़ होगा। और ए रोज़ का मतलब है ओल्ड रोजेस। सभी रोजेस की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मॉडल्स आ गए। आई हैव नो पेट्स, दे ब्लैंक बी वेरी ट्रबलसम। कैन, विल और मस्ट। मेरे पास जो है पैट नहीं है, क्योंकि क्या रीज़न बताया हो कि वे ट्रबलसम हो सकते हैं। दे कैन बी वेरी ट्रबलसम। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। अब देखो ऑप्शन देखो, विल टू नहीं होता कभी भी, मस्ट टू नहीं होता, हैव के बाद ही हम टू इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं, तो हैव आएगा। द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। नेक्स्ट देखो, शैल, शुड और वुड। दैट आई वर अ मिलियनेयर। एक जो है कल्पना है, यहाँ पे इमेजिनेशन है, विश है, तो वुड आएगा। वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर। ठीक है, तो 2-2 नंबर हमें हर टॉपिक में मिलते जाएंगे। आगे देखिए, आ गए हैं जीरंड और इन्फिनेटिव। ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ टू वीक, वह इतना कमज़ोर है कि आगे नेगेटिव सेंस बनाने की चल नहीं सकता, तो टू आता है। ओके, अगला देखो, यू नीड नॉट से एनीथिंग। नीड आ गया है, तो इसके बाद कभी भी जो है टू इन्फिनेटिव यूज़ नहीं होगा। यू नीड नॉट से एनीथिंग। नेक्स्ट, द राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन। आने वाले सीजन में राइस अच्छे से ग्रो करेगा। नेक्स्ट है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही सेड मधु लुक्स वीक, इज शी इल। अब देखो, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर कैपिटल, ही का एच कैपिटल हो जाएगा। सेड के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमास। मधु नेम है, और वैसे भी यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रही है हमारी स्पीच, तो यहाँ पर एम कैपिटल हो गया। मधु लुक्स वीक, फुल स्टॉप। इज शी इल, ये अगला सेंटेंस है, तो इसका आई कैपिटल, इल के बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर दीजिएगा। आगे, आई टेल यू सर आई हैव रेड किंग लियर। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है, स्पीच है, यानी कि आई टेल यू, आई कैपिटल, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, सर का एस कैपिटल, कोमा, आई कैपिटल, आई हैव रेड किंग लियर, ये प्ले है शेक्सपियर का, तो यहाँ पर भी के और एल जो है लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। कोमास, इन्वर्टेड कोमास को हम क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। स्क्रीन पर आप ये सारे आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड देखो, माई आंट डॉक्टर वी एल शर्मा लिव्स इन श्रीनगर। माई आंट, तो एम कैपिटल है, डॉक्टर कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, वी एल शर्मा नेम है, तो ये जो है एब्रीवेशन में दिया हुआ है, वी लिखा, फिर डॉट लगाई, एल डॉट, शर्मा का एस कैपिटल, श्रीनगर का एस ऑलरेडी कैपिटल है, और फुल स्टॉप लगा ही हुआ है। तो अब देखो, ये जो है कितने सेंटेंस हो गए हैं, देखिए हर टॉपिक में से जो है हमें 2-2 सेंटेंस हम करते जाएंगे, तो बहुत चॉइस है यहाँ पर, आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन सी होगा हमारा इंग्लिश ग्रामर का। अब आ जाइए सेक्शन डी पर। इसमें भी बहुत ही स्कोरिंग जो है क्वेश्चन है। सबसे पहले ही आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर्स में से 3 जो है पैसेज आएंगे, आपको करने होंगे कोई 2। अब देखो, मैंने जो है लेटर टू गॉड की वीडियो आपको दी हुई है अलग से, पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसकी भी दी हुई है, और फिर उसके बाद मैंने सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पैसेजेस जो है इकट्ठे ही ले लिए हैं, एक ही वीडियो में आपकी प्रैक्टिस करवाई है। तो ये सारी वीडियोस आप बड़े अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम फोकस करते हैं। रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डू एनी 2 पैसेजेस। ठीक है, 3 में से कोई 2 करने हैं। तो आपका काम क्या है, पहले आप तीनों पैसेज पे नज़र डालेंगे। इसमें तो मैं आपको तीनों ही सॉल्व कराऊंगी। आपको क्या करना है, तीनों पैसेज पे नज़र डालिएगा, फिर देखना सारे क्वेश्चंस को कि आपको कौन से लगते हैं कि भी जो बिल्कुल हम ठीक कर सकते हैं, उन्हीं को अटैम्प्ट करना। और बिल्कुल जब आपको लास्ट में टाइम लगे कि और भी टाइम बचा हुआ है, तो आप तीसरा पैसेज भी सॉल्व कर दीजिएगा लास्ट में। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं। पहला पैसेज है,
His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. समझ आ रहा है कौन से चैप्टर में से है? हिज फर्स्ट फ्लाइट से। आप देखो, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हर चैप्टर का टाइटल और राइटर का नाम याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। ठीक है, आप देखो, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उन्होंने ग्रीन फ्लोरिंग पे लैंड कर लिया था, यानी कि ओशन में। देवर बैकनिंग वे, उसको जो है तेज़ श्रिल वॉइस में कॉल कर रहे थे। उसने अपनी टांगे जो है ग्रीन सी के ऊपर खड़े होने के लिए गिराई नीचे। उसकी टांगे जो इसके अंदर डूब गई और ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर के मारे चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने ऊपर उठने के लिए कोशिश की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखो, नेम द राइटर ऑफ दीज लाइन्स। अब चैप्टर कौन सा है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। राइटर कौन है? लाइमो फ्लैहर्टी। तो पहले दो क्वेश्चंस तो ये हो ही गए, नेम द राइटर एंड नेम द चैप्टर। थर्ड देखो, व्हाट डज द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर टू। अब पैसेज सॉल्व करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि आपको आंसर कैसे देना है। या तो देखो आप टू द पॉइंट कहोगे। अब इसमें ग्रीन फ्लोरिंग क्या है? ग्रीन सी है, ठीक है ना, हरे समुद्र को कहा गया है। तो या तो आप सीधा सही आप आंसर लिख देंगे ग्रीन सी, या फिर आप पूरे सेंटेंस में आंसर देंगे द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर्स टू ग्रीन सी। ठीक है, द फ्रेज ग्रीन फ्लोरिंग रेफर्स टू द ग्रीन सी, या फिर आप ओनली लिखेंगे द ग्रीन सी। चौथा देखिए, हाउ डिड द होल फैमिली प्रेज एंड रिवॉर्ड द सक्सेस ऑफ द सीगल्स फ्लाइट। अभी देखो चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है, थोड़ी सी क्वेश्चन पेपर में मैं कहूँगी मिस्टेक है कि पैसेज जो है थोड़ा दिया हुआ है, इसके बाद की 3-4 लाइंस और हैं, उन पर बेस्ड हैं ये दोनों क्वेश्चंस। क्योंकि पूरी फैमिली ने सीगल की फ़्लाइट को जो है कैसे प्रेज़ किया, उसको क्या रिवॉर्ड दिया, तो आगे की 3 या 4 और लाइंस हैं, उनसे आंसर मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। द होल फैमिली वॉज वेरी हैप्पी एंड दे ऑफर्ड द पीसीज ऑफ डॉग फिश टू हिम। ठीक है, उन्होंने फ़िश ऑफ़र की थी उसे, बहुत सारे जो है सारे खुश हो गए थे। अब यहाँ पे है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज पीसेज। अब इस पैसेज में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग पीसेज हो, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ कि इस पैसेज से जो नेक्स्ट लाइन्स है उनमें आता है स्क्रैप्स, वो होता है पीसेज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। आगे देखिए, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। मैंने सारे पैसेज करवाए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड से करवाऊंगी मैं। मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में स्वर्ग का ही एक टुकड़ा मानो अलग से बह के आ गया है, किंगडम ऑफ गॉड से ही। और ये स्वर्ग का टुकड़ा जो है क्या है? ये है आपका कुर्ग। बच्चों, पैसेज को सॉल्व करने की एक दूसरी ट्रिक हम इस पैसेज में जो है अप्लाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है एक तरीका क्या होता है कि हम पैसेज को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स दें। इस बार हम क्या करते हैं कि हम पहले क्वेश्चंस को भी देखते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि पैसेज में वो सेंटेंस, वो क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से निकाल सकते हैं। ये होता है पैसेज को सॉल्व करने का और भी इंटरेस्टिंग तरीका। ठीक है, अब देखो, हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, और सेकंड क्वेश्चन है नेम द चैप्टर ऑफ दीज लाइन्स। तो आपको पता ही है कि चैप्टर है कुर्ग और राइटर है लोकेश अब्रोल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ रेफर टू एज अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन किसको कहा गया है? सीधी सी बात है, कुर्ग के लिए ही आया हुआ है ये पीस ऑफ हेवन। ठीक है, चौथा देखो, वाई डू मैनी टूरिस्ट नॉट विजिट इट ड्यूरिंग मानसून्स। अब देखो बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है ट्रांसलेट करना नहीं आता है, चाहे वो अनसीन पैसेज है या फिर चैप्टर्स में से भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही जादुई ट्रिक आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन में जो वर्ड्स आए हुए हों और आपको ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा हो, तो उन क्वेश्चंस के जो है क्वेश्चन के उन शब्दों को, उन वर्ड्स को आप पैसेज में ढूंढिए कि कहाँ पर है। जैसे देखो, यहाँ पर ड्यूरिंग मानसून्स ये शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये पैसेज में भी ढूंढो। अब ड्यूरिंग मानसून कहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं आपको जो है उस सेंटेंस को अंडरलाइन करके बता रही हूँ कि सेम वर्ड्स दिए हुए बच्चों, ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। ड्यूरिंग द मानसून्स के बाद कोमा आएगा, यहाँ पर ही गलती है, फुल स्टॉप नहीं, कोमा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या था कि टूरिस्ट जो है मानसून के दौरान कुर्ग में नहीं आते हैं, क्यों, क्या कारण है?
रीज़न दिया हुआ है कि मानसून के दौरान इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स दूर ही रहते हैं। पोर्स मतलब रेन्स। तो आप इस सेंटेंस को एज इट इज़ लिख दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू बिगनिंग। पैसेज में से ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका मतलब हो बिगनिंग। अब देखो जो सेंटेंस हमने पढ़ा उससे अगला सेंटेंस, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। ये खुशी का सीजन शुरू होता है सितंबर से और मार्च तक जारी रहता है। तो शुरू होना कौन से वर्ड का मीनिंग है? कमेंसेस, बिगनिंग। ठीक है, तो आंसर हो गया कमेंसेस। तो हमने 2 पैसेज सॉल्व कर लिए, 10 मार्क्स हमने अपने सिक्योर कर लिए। लेकिन जो है हमें तीसरे पैसेज पर भी नज़र डालनी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। वे व्यक्ति जो ओवरकम बाय डेथ हैं यानी ज़िंदगी से जुदा हो जाते हैं, एक फ़ादर जो है अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली वन बाय वन, mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। देखो जब रिश्तेदार जो हैं रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, तो उस समय भी जो मॉर्टल्स हैं, नश्वर प्राणी हैं, उनको ऐसे ले जाया जाता है, मौत उनको ऐसे लेके जाती है जैसे एक ऑक्स को स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है, यानी कि उसको मार दिया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस दुनिया में डेथ, डिके ये होना ही होना है, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुख नहीं मनाते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा, ये पैसेज है द सरमन एट बनारस से और राइटर हैं बेटी रैनशो। पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो पैसेज को पढ़ लेते हैं फटाफट से। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना ही रोने से, दुख मनाने से किसी को मन की शांति मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर। उस व्यक्ति का दुख बढ़ता जाएगा। हिज बॉडी विल सफ़र, उसकी बॉडी बहुत जो है कष्ट में होगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। जो दुख मना रहा है, विलाप कर रहा है, वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। लेकिन जो व्यक्ति मर गए हैं वो किसी के विलाप करने से, रोने से बचेंगे नहीं, वो वापस नहीं आएंगे। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। दुख का, शिकायतों का ये तीर जो है एक व्यक्ति को बाहर निकालना होगा अगर उसे शांति चाहिए तो। इसका मतलब कि वो व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर सकता है जो अपने मन से दुख को, शिकायतों को मिटा दे। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। जिस व्यक्ति ने अपने दुख दर्द का तीर बाहर निकाल लिया है उसी को मन की शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। वो व्यक्ति जिसने जो है दुखों के ऊपर काबू पा लिया है, कंट्रोल पा लिया है, वही दुखों से फ्री होगा और वही खुश रहेगा। ठीक है, तो ये सरमन है एक तरीके से सारा जो गौतम बुद्ध ने हमें दिया है, सारे संसार को दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द बुद्धा गिव दिस सरमन टू किसा गौतमी। अब देखो पैसेज में तो आया सारा सरमन जो भी ज्ञान की बात है। अब ये क्वेश्चन जो है चैप्टर से ही रिलेटेड हो गया है कि बुद्ध ने किसा गौतमी को ये सरमन दिया क्यों। अब आपको पता ही है स्टोरी में कि किसा गौतमी क्या चाह रही थी कि बुद्ध जो है उनके डैड सन को अलाइव कर दे, लेकिन ये संभव नहीं था। एक्चुअली बुद्धा क्या चाहते थे कि किसा गौतमी जो है मॉर्टल बींग्स का जो ट्रूथ है, रियल जो लाइफ की सच्चाई है उसको जान जाए। बिकॉज द बुद्धा वॉन्टेड किसा गौतमी टू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ये आंसर होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं ये आंसर आपको देती जा रही हूँ तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो नश्वर प्राणी हैं उनका क्या फेट है, क्या है। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, एवरीबडी हैज़ टू फेस डेथ वन डे, है ना। तो डेथ के बारे में दिया हुआ है कि जो भी प्राणी जो है धरती पे आया है उसकी डेथ होनी ही होनी है। फिफ्थ है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट। स्लॉटर वर्ड आया था बच्चों। ठीक है, स्लॉटर का मतलब होता है पशुओं को जो है मारना उनके मीट के लिए।
ठीक है। अब देखिए 5 नंबर का आ गया है ऐसा टाइप क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज डू यू फाइंड इन एन फ्रैंक, एक्सप्लेन। और व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। अब देखो बच्चों, सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स के ही ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं, मैंने आपकी जो है फर्स्ट फ्लाइट की बुक के सभी चैप्टर्स के ऐसे टाइप क्वेश्चंस की वीडियो बहुत समय से जो है चैनल पे डाली हुई है। बहुत सारे बच्चे उसमें से क्वेश्चंस याद कर भी रहे हैं और मेरे पास मैसेज भी करते हैं। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए। एंड फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच भी है उसमें, वली का भी है। मतलब कि हर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी सालों से आ रहा है, उन सबको मिलाकर जो है मैंने आपके लिए ईजी सेंटेंसेस में आंसर तैयार कर रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो से, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 30 to 40 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सारे आंसर मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी आपको बाद में जो है, यानी कि इसी वीडियो में ही थोड़ा सा बाद में, पहले हम 8 क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, ठीक है। फिर आएगा बच्चों, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से पोएट्री सेक्शन से 2 स्टैंजाज होंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, आपको करना होगा कोई एक, और ये नंबर होंगे आपके 5 मार्क्स, ठीक है। तो देखो जो बच्चे जिनको थोड़ा कम याद होता है, जिनको थोड़ा डाउट है, वो ये देख लो स्कोरिंग पोर्शन कहाँ पे है। 10 मार्क्स है अनसीन पैसेज के, 10 हो गए आपके फर्स्ट फ्लाइट के पैसेज के, ठीक है। और 5 नंबर ये हो गए पोइट्री के, और आपकी ग्रामर हो गई है। तो काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन हो गया है। तो चलिए इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। विंड्स जो है उनसे मिलने के लिए दौड़ती है, किन से, ट्रीज से मिलने के लिए। मून कैसा जो है ब्रोकन दिखाई दे रहा है मिरर की तरह, और इसके टुकड़े जो हैं टॉलेस्ट ओक, जो सबसे लंबा ओक का पेड़ है, उसके क्राउन में यानी उसके टॉप में जो है चमक रहे हैं। यानी कि चांद की चांदनी पड़ रही है टॉलेस्ट ओक के बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। चलिए जी, हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन वही हैं हर जो है, जैसे जो हम प्रोज से देख रहे थे, चैप्टर का नाम है, राइटर का नाम है, तो पोइट्री में भी यही क्वेश्चंस आएंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, नेम द पोएम ऑफ दीज लाइन्स। पहला जो है क्वेश्चन, उसका आंसर है एड्रियन रिच, और सेकेंड है द ट्रीज। थर्ड है हु डज दैम इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू। दैम किसके लिए आया, मैंने अभी आपको जो है ट्रांसलेट करके बताया था। विंड्स रश टू मीट द ट्रीज, ट्रीज से मिलने के लिए हवाएं दौड़ रही हैं। व्हाट डज द मून लुक लाइक, ये है फोर्थ क्वेश्चन, मून कैसा दिखाई दे रहा है, इट लुक्स लाइक अ ब्रोकन मिरर। फिफ्थ, वेयर डू द रेज ऑफ द मून फॉल, चांद की किरणें कहाँ पे पड़ रही हैं। जो देखो, अगर आपको और सिंपल वर्ड्स में ना लिखना आए तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ओक, वहाँ पे चांद की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। चलिए जी, चॉइस में दिया हुआ है आपको ये स्टेंजा, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स, नेम द पोएम ऑफ दिस लाइन्स। पोएम है आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, और पोएट है ऑगडन नैश। थर्ड क्वेश्चन देखो, हु इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, कौन बताई गई है इतनी ब्रेव जितना कि एक जो है बैरल जो है भालुओं से भरा हुआ हो। पहली लाइन में ही क्लियर है, बेलिंडा, ठीक है। तो आप पूरे सेंटेंस में लिख सकते हैं या फिर ओनली बेलिंडा भी। फोर्थ है हु चेजेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, कौन शेरों का पीछा करके उन्हें जो सीढ़ियों से नीचे भगा देते हैं। सेकेंड लाइन देखो, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, इंक एंड ब्लिंक करते हैं ये काम, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, डज ए टाइगर बिकम ब्रेवर इन अ रेज, क्या एक टाइगर और भी बहादुर बन जाता है गुस्से में। अब देखो टाइगर क्या होता है, ब्रेव होता ही है। हमें कैसे देना आंसर, हमें नॉर्मल जो है कॉन्सेप्ट को नहीं लेना है। हमने अगर कोई भी पैसेज आता है, स्टैंजा आता है, उसका आंसर उसी पर्टिकुलर स्टैंजा या पैसेज के बेस पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि मस्टर्ड उतना ही बहादुर है जितना कि एक टाइगर गुस्से में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर स्टैंजा के बेस पे देंगे, यस यस ए टाइगर बिकम्स ब्रेवर इन अ रेज। मतलब टाइगर बहादुर होता ही है, लेकिन जब गुस्से में आ जाए तो और भी खूंखार हो जाता है वो, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और समराइज द पोएम अमांडा इन योर ओन वर्ड्स। इनके आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि सभी पोएम्स की समरी, सेंट्रल आइडिया, थीम, सारा कुछ ये भी मैंने एक वीडियो में आपको दिया हुआ है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे टाइप क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर की बुक से। और क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। ये भी दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, 6 आई हैं और इसमें से आपको कोई 4 करने हैं। तो सभी के आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ओके, तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे कि आपकी जो है साथ डिस्कशन करेंगे, तो उस पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो फर्स्ट फ्लैट की बुक से हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को जो है क्यों धन्यवाद करते हैं, किस चीज़ के लिए थैंक्स जो है कहते हैं। ठीक है, इनका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना है और 2 मार्कर क्वेश्चन हैं। ये सिंपल सेंटेंसेज में आपके लिए आंसर फ्रेम किए हैं। मैनी लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए पूरी दुनिया से बहुत सारे लीडर्स आते हैं। उनकी प्रेजेंस दिखाती है कि साउथ अफ्रीका में जो पहली नॉन रेशियल प्रजातांत्रिक सरकार बनी है उसके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट है। इसीलिए मंडेला जो उनका धन्यवाद करते हैं कि वो सेरेमनी में आए हैं, सेरेमनी का एक हिस्सा बने हैं। सेकंड है क्वेश्चन व्हाई डज एन फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी। ये आपको पता ही बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। एन फ्रैंक हैज़ नो ट्रू फ्रेंड विद हुम शी कैन शेयर हर पर्सनल फीलिंग्स, है ना। फ्रैंक जो है क्या महसूस करती है कि कोई सच्चा मित्र है ही नहीं, और साथ ही उसे लगता है कि लोगों की तुलना में पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। इसीलिए वो एक डायरी रखने का डिसाइड करती है। शी नेम्स इट किटी, और अपनी डायरी का नाम रखती है वो किटी, जिसमें अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस वो रिकॉर्ड करती है। थर्ड क्वेश्चन आया है आपके सेट में, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। जब वांडा के फादर का नोट टीचर पढ़ती हैं तो मैडी को कैसा फील होता है। मैडी फील्स वेरी सैड एंड अपसेट आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। बहुत ही सैड है वो, अपसेट महसूस करती है, वो अपने आप को गिल्टी महसूस करती है कि वांडा के प्रति जो उसने गलत व्यवहार किया था। नाउ शी वॉन्ट्स टू से सॉरी टू हर। अब वो उसको सॉरी बोलना चाहती है, वो उसको बताना चाहती है कि अरे मेरा मतलब तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके से अपने आप को गिल्टी महसूस करती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू ट्रैवल विद द ऑथर। ऑथर जो ऑथर के साथ कैसे ट्रैवल करते हैं। अब ऑथर को पता था कि ब्रिटिश एयरलाइन वो तो एनिमल्स को जो है अलाउ नहीं करेंगी प्लेन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने लंदन जाने के लिए पेरिस के थ्रू फ्लाइट बुक करी। एयरलाइंस ने उन्हें सुझाव दिया, जोर डाला कि मिज को जो है बॉक्स में पैक कीजिए। सो द ऑथर पैक्ड हिम इनटू ए बॉक्स सो दैट ही वुड नॉट स्केयर द अदर पैसेंजर्स, ताकि बाकी पैसेंजर्स डरे नहीं। इस तरीके से मिज को इंग्लैंड तक लाया गया। और अगला क्वेश्चन है हु वॉज गौतम बुद्धा, वेयर वॉज ही बॉर्न। गौतम बुद्धा कौन थे, वो जो है कहाँ पर पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली, बड़े ही शाही परिवार में जन्म हुआ था उनका, और बचपन में उनका नाम था सिद्धार्था। ही वॉज एंजॉइंग ए रॉयल लाइफ, शाही ज़िंदगी जी रहे थे वो। उनकी शादी हो गई थी, बेटा भी हो गया था, लेकिन जब उन्होंने दुख दर्दों वाले वो दृश्य देखे तो उनका हृदय जो है बहुत ही ज़्यादा वो भावुक महसूस करने लग गए। ही लेफ्ट द पैलेस एंड डिसाइडेड टू सीक एनलाइटनमेंट। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी वो तो ऐसे घूमते रहेंगे, और जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो सारी दुनिया उनको गौतम बुद्धा कहने लग गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 मैं स्क्रीन पे दे चुकी हूँ। 8 में हमने स्टैंजा थे। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो पोएट्री से क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू में क्या मैसेज है कि फ्रीडम सबको अच्छी लगती है, फ्रीडम इज़ डियर टू ऑल। एक जो केज टाइगर होता है वो हमेशा हेल्पलेस रहता है, सैड, एंग्री रहता है, लेकिन जो जंगल में रहेगा टाइगर वो हमेशा खुश रहता है, फ्री, एनर्जेटिक होता है। तो इस तरीके से पोएम क्या दिखाती है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। द बोल पोएम से इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक चीज़ों का संसार। एवरीबडी वांट्स टू हैव मोर एंड मोर पोजेशंस। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं, बट गेन एंड लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ दिस
वर्ल्ड। लेकिन इस दुनिया में का जो दस्तूर है, रूल है कि जितनी चीज़ प्राप्त होंगी उतनी खोएंगी भी। सो द पोएट वांट्स द बॉय टू फील हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लूजिंग हिज डियर बॉल इन सच अ वर्ल्ड। इसीलिए पोएट चाहते हैं कि इस भौतिक संसार में वो लड़का अपनी पहली जिम्मेवारी को महसूस करे कि उसने अपनी डियर बॉल जो है खो दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रीज़ कहाँ पर हैं, उनकी रूट्स, लीव्स, ट्विग्स जो है क्या करते हैं। ट्रीज़ इन द पोएम आर इनसाइड द हाउस। घर के अंदर हैं ये पेड़, वे पोट्स के अंदर हैं, पैन्स के अंदर हैं। दे आर डेकोरेटिव ट्रीज, देयर रूट्स ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, देयर लीव्स मूव टुवर्ड्स द ग्लास, देयर ट्विग्स बिकम स्टिफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर से भोली का एक्सपीरियंस बताना है फर्स्ट डे एट स्कूल और टीचर का क्या रोल था उसकी लाइफ में। अब देखो, रामलाल को आदेश दिया गया था कि अपनी बेटियों को स्कूल में भेजे क्योंकि विलेजर्स के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना था। इसीलिए ही सेलेक्टेड भोली फॉर दिस पर्पज। भोली वॉज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट ब्यूटिफुल, नोबडी केयर्ड फॉर हर, बट वन डे क्या हुआ, चेंज हो गया था। हर हेयर वर ऑयल्ड एंड कॉम्ड। एक दिन उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई। शी वॉज ड्रेस्ड विद क्लीन क्लॉथ्स, उसको जो है साफ सुथरे कपड़े मिले। ऑल दिस मेड हर रियलाइज दैट शी वॉज गोइंग टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। और इन सारी बातों से उसने महसूस किया कि अरे घर से कोई बेटर जगह है जहाँ पे वो जा रही है। बट शी हैड नेवर सीन अ स्कूल, लेकिन उसने पहले कभी स्कूल देखा ही नहीं था। शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, उस स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए जब फर्स्ट डे था स्कूल का तो वो बहुत ही डरी हुई थी। ऑल स्टूडेंट्स इन द स्कूल लाफ्ड एट हर व्हेन शी स्टैमर्ड, और जब वो अपना नाम बोल रही थी तो वो हकला गई थी, इसलिए सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे। शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रोनाउंस हर नेम, वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि वो अपना नाम बोल सके। बट हर टीचर शोड ग्रेट लव एंड अफेक्शन टू हर, लेकिन उसकी टीचर ने बहुत प्यार दिखाया, स्नेह दिखाया। शी एडवाइज्ड हर नॉट टू गेट अफ्रेड। शी सेड दैट शी वुड बी मोर लर्नड दैन एनीवन इफ़ शी केम टू स्कूल रेगुलरली। टीचर ने कहा कि अगर तुम स्कूल में नियमित रूप से आओगी तो बाकी सब से बहुत ज़्यादा शिक्षित बन जाओगी, हर कोई तुम्हारी बातों को सुनेगा, रिस्पेक्ट करेगा। एंड इट स्टार्टेड अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ फॉर भोली, और यहीं से भोली के लिए नई जिंदगी शुरू हो गई। वो कॉन्फिडेंट लड़की बन गई। शी शोड रेयर करेज एंड रिफ्यूज्ड टू मैरी बिशंबरनाथ हु डिमांडेड 5,000 रुपीज़ इन डाउरी। तो भोली ने बहुत ही हिम्मत दिखाई थी, विशंबरनाथ से शादी करने के लिए मना कर दिया था। वो विशंबरनाथ जिसने दहेज में 5,000 रुपये मांगे थे। इस तरीके से भोली अपनी टीचर की एक मास्टरपीस बन गई थी। ठीक है, अगला ऐसे टाइप क्वेश्चन जो चॉइस में दिया गया है वो है द थीव्स स्टोरी से, कि जो है हरी सिंह डिसाइड करता है कि स्टोलन मनी को वापस कर दे वो। तो इससे उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में क्या पता लगता है। स्क्रीन पर आप आंसर देख पा रहे होंगे। हरी सिंह क्या है, थीफ बॉय है, 15 साल का, अपना नाम अक्सर चेंज करता रहता है और एक झूठे नाम से ही वो अनिल से मिलता है। अनिल इज़ एन ईजी गोइंग सिंपल मैन, वो उसको ट्रस्ट करता है, सारी जिम्मेवारियां दे देता है। लेकिन एक दिन जब हरी सिंह पैसे देखता है तो चोरी करने का डिसाइड करता है। ठीक है, या आप देख लेना, सिंपल सेंटेंसेस में आंसर मैंने फ्रेम किया हुआ है। और अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वाई इज़ मिस्टर हैरियर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। मिसेस पम्फ्री लव्स ट्रिकी वेरी मच। पम्फ्री जो है क्या करती है, ट्रिकी को हमेशा जो है बहुत प्यार करती है। सो शी सेंड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हॉर्लिक्स, केक्स, वाइन, एग्स एट्सेट्रा फॉर हिम। अब जब हॉस्पिटल में है ट्रिकी तो भी मिसेस पम्फ्री उसके लिए बहुत चीज़ें भेजती रहती है। बट द डॉक्टर नोज दैट ऑल दीज थिंग्स वुड ruin हिज हेल्थ। लेकिन डॉक्टर को पता है कि ये सारी चीज़ें फिर से ट्रिकी को खिला दी तो हेल्थ फिर से ख़राब हो जाएगी। सो नथिंग इज़ गिवन टू ट्रिकी। द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड्स कंज्यूम ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें खाते हैं डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स, इसीलिए उनके मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह ही रख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु केम टू मीट ऑसिबल, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन। ऑसिबल से मिलने कौन आया, उसका क्या प्रोफेशन था। राइटर नेम्ड फाउलर केम टू मीट ऑसिबल। फाउलर नाम के राइटर उनसे मिलने आए थे। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट थे। फाउलर बहुत ही एक्साइटेड था कि एक डिटेक्टिव की लाइफ कैसी होती है, बट ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑसिबल बिकॉज ही वॉज अ फैट मैन एंड ही डिड नॉट लुक लाइक अ डिटेक्टिव।
अगला क्वेश्चन, वॉज हॉरेस डैनबी अ टिपिकल थीफ? इफ सो हाउ डू यू नो? हॉरेस जो है ऑर्डिनरी थीफ था या टिपिकल, कैसे कह सकते हैं आप? अब देखो, हॉरेस डैनबी के बारे में खास बात क्या थी, एक साल में एक ही बार चोरी करता था, और वो भी किस लिए? क्योंकि उसको महंगी महंगी दुर्लभ पुस्तकें पढ़ने का शौक था, इसीलिए हर साल एक ही तिजोरी की जो है वो चोरी करता था, उसमें उसको लूटता था, इसलिए उन बुक्स को खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैम लॉइजल? वाई डज शी ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी? मटिल्डा लॉइजल वॉन्ट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ रिचेज, लक्शरी, कम्फर्ट्स। उसका सपना था कि बड़े बड़े सपने हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, बहुत पैसा हो, बट शी इज़ बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, शी इज़ मैरिड टू ए क्लर्क, सो शी रिमेन्स अनहैप्पी ड्यू टू पॉवर्टी। लेकिन जो है पैदा हुई है क्लर्क की फैमिली में, शादी भी हो जाती है मीडियम जो है क्लास से, ठीक है, तो क्या है, उसकी गरीबी जो है वो उसके दुखों का कारण है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर नॉट लाइक हिज जॉब? नरेटर को अपनी जॉब पसंद क्यों नहीं थी? द नरेटर वॉज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ लॉ फर्म, हिज ड्यूटी वॉज टू सर्व समन्स टू द पीपल, ही हैड टू विजिट द डर्टी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी फॉर दिस वर्क। अब क्या है, लोगों को समन देना है तो शहर के गंदे गंदे इलाकों में जाना पड़ता था, इसीलिए राइटर को ये अनप्लेजेंट वर्क, अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब जो है पसंद नहीं थी। बीच में एक क्वेश्चन हम स्किप कर गए हैं, उसका आंसर भी मैं आपको देती हूँ कि थिंक टैंक ने जो फर्स्ट गैस लगाया था बुक्स के बारे में वो क्या था? अब थिंक टैंक ने क्या किया, रिमोट कैमरा से बुक्स को देखा, वो देखता है बुक्स को और बहुत सारी गैसेस जो है लगाता है, वो ही मेक्स मैनी गैसेस अबाउट द बुक्स, और उसकी फर्स्ट गैस क्या है कि बुक्स आर सैंडविचेस, ईटेबल्स लगते हैं उसको लगता है कि ये जो है ये चीज़ें खाने की हैं, और वो अपनी टीम को भी ऑर्डर देता है कि तुम इनको खा लो। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में सेक्शन सी और डी हमने बिल्कुल फुली जो है सॉल्व कर लिया है। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चंस हैं, पैसेजेस हैं, सारे आप जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगली वीडियो में हम सेक्शन ए और बी सॉल्व करेंगे। एंड नाउ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।